नमस्कार, जय हिंद लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए तारीखों की घोषणा हो चुकी है और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। साथियों, टीजीटी एसएसटी के लिए कुछ कंफ्यूजन होते हैं, उसको हम लोग आज की इस वीडियो में दूर करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों को यह भी देखना है कि आप टीजीटी में भूगोल विषय को कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर जो टीजीटी एसएसटी का एग्जाम आपका होता है, इसमें कौन-कौन से विषय आपको चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर आप अगर देखें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको 4 विषय दिए गए होते हैं। इतिहास होता है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। ये आपको यहाँ पर 4 विषय दिए गए हैं और इन्हीं 4 विषयों में से किसी भी 2 विषय को आपको अटेम्प्ट करने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, जो ये 4 विषय हैं, सिंपल सा इसका अगर आप कॉम्बिनेशन जानने की कोशिश करें, तो इनमें से कोई भी आपका 2 विषय हो, कोई भी आपका 2 विषय, और इसको आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल पर आपने इनमें से कोई भी 2 विषय 2 वर्ष के लिए पढ़ा हो। 2 वर्ष अगर आपने पढ़ा है कोई भी 2 विषय, तो आपका जब पेपर मिलेगा, तो पेपर में आपको ये चारों विषय दिए होते हैं और ओएमआर में आपको ये सिलेक्ट करना होता है कि कौन-कौन से 2 विषय आप अटेम्प्ट करने चल रहे हैं। मान लीजिए कि आपने एक विषय के रूप में भूगोल को अटेम्प्ट किया है और दूसरे विषय को आपने राजनीति विज्ञान के रूप में अटेम्प्ट किया है, तो ये आपका विषय हो गया एसएसटी का। दोस्तों, एक चीज और कंफर्म कर लीजिए कि यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि अगर आप भूगोल या राजनीति विज्ञान विषय को एग्जाम में सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको यह विषय ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा होना आवश्यक है। इससे कोई मतलब नहीं होता है। जो विषय आपने नहीं भी पढ़ा है, उसको भी आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम लोगों को बात करना है कि अगर आपका एक विषय भूगोल है, तो आखिर उस भूगोल विषय को आप तैयार कैसे करेंगे। और दोस्तों, तैयार करने से पहले आपको ये बात भी जानने की आवश्यकता है कि आखिर हमको पढ़ना क्या-क्या है, हमें किन-किन चीजों को पढ़ना है, तो उसको सबसे पहले हम लोग जानेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल आपके जो विषय दिए गए हैं, कुछ इस तरीके से कुल सेक्शंस में इसको डिवाइड किए गए हैं। सेक्शन की बात करते हैं तो कुल 9 सेक्शन आपको आपके सिलेबस में दिए गए हैं, जो आपके कमीशन ने सिलेबस को अनाउंस किया था। देखिए, आमतौर पर क्या होता है कि हम लोग भूगोल को कुछ इस तरीके से अभी तक पढ़ते आए हैं, लेकिन कमीशन ने आपको कुछ इस तरीके से दिया है। जैसे आप भूगोल को पढ़ते हैं, तो एक आप पढ़ते थे विश्व का भूगोल, दूसरा आप पढ़ते थे भारत का भूगोल, और तीसरा होता है आपका पर्यावरण अध्ययन। तो ये भी एक भूगोल का ही पार्ट होता है, पर्यावरण भी। तो पर्यावरण, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, ये कुल आपके 3 सेक्शन में अभी तक आप पढ़ते आए हैं। दोस्तों, एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो विश्व के भूगोल हैं, इसी में बहुत सारे सेक्शन आपको यहां से हो जाएंगे। दूसरा एक होता है आपका मानव भूगोल। ये आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। कौन सा सेक्शन? तो मानव भूगोल बहुत महत्वपूर्ण होता है और यहां से कई बार सवाल ऐसे ऐसे पूछ लिए जाते हैं जिसे आप सही से नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को इस बात को समझना है कि आखिर आपको पढ़ना क्या क्या है। यहां पर आप देख सकते हैं भौतिक भूगोल दिया है, स्थल मंडल है, वायुमंडल, जल मंडल, इसके बाद देखिए जैव मंडल है, ये आपके पर्यावरण का पार्ट होगा। फिर मानव भूगोल, मानव अधिवास, आर्थिक भूगोल, ये आपका हो जाएगा मानव भूगोल के अंतर्गत। ये आपका हो गया पर्यावरण का। और ये वाला जो सेक्शन है, ये आपका हो गया विश्व का भूगोल, और यहां पर आपको भारत का भूगोल पूरा दिया है। अब एक एक सेक्शन में कौन कौन से चैप्टर होते हैं और उनमें को पढ़ने के लिए आप कौन कौन सी किताबों को यूज कर सकते हैं, तो इसकी चर्चा हम लोग अब करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला सेक्शन जो आपको दिया गया है दोस्तों, ये है आपका भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल में अगर आप देखेंगे तो मुख्य तौर पर आपको दिया गया है सौर मंडल। अब सौर मंडल के बारे में आपको सौर मंडल की उत्पत्ति पढ़नी है, सौर मंडल में पृथ्वी की आकृति कैसी है और इसकी गतियां कैसी हैं। लेकिन जब गतियों को हम लोग पढ़ते हैं, तो पृथ्वी की गतियों के प्रभाव ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे दिन और रात की घटना देखते हैं, साथ ही साथ ऋतुओं में परिवर्तन की घटना देखते हैं, टेम्परेचर परिवर्तन की बात करते हैं। तो ये सारी बातें आपको कहां से समझने को मिलेंगी? पृथ्वी की गतियां यानी कि रोटेशन ऑफ अर्थ अगर देखेंगे, तो यहां से आपको चीजें मिल जाएंगी। फिर इसके बाद देखिएगा सूर्य ग्रहण है और चंद्र ग्रहण है। इसके बाद देखेंगे अक्षांश देशांतर का निरूपण, यानी कि टोटली आपको यहां पर पढ़ना होता है अक्षांश और देशांतर रेखाएं।
जब हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात करते हैं तो वहां पर आपको अक्षांश और देशांतर को बहुत बेसिक से लेकर टॉप तक पढ़ने की जरूरत होती है। जैसे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, इनका ग्लोब पर इंपॉर्टेंस क्या होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस कैसे होता है, वर्षा कैसे होती है, वायु दाब कैसा होता है, ह्यूमिडिटी कैसे होती है। तो तमाम प्रकार की ऐसी चीजें हैं जो कि केवल आप अक्षांश रेखाओं को पढ़ करके भी अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ साथ में आपको अक्षांश रेखाएं कहां कहां से होकर के गुजरती हैं, कौन कौन से कटिबंध बनते हैं, ये सारी बातें कहने का मतलब है कि अगर आप जीरो से लेकर टॉप तक के अक्षांश और देशांतर के बारे में सारी बातें पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी। इसके बाद देखेंगे स्थानीय और प्रमाणिक समय का निर्धारण है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अनुरेखण और महत्व है, यानी कि इंटरनेशनल डेटलाइन के बारे में भी आपको यहां पर पढ़ना होगा। और अब मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने ध्यान दिया होगा तो आपको मालूम होगा कि ये सारी की सारी चीजें अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी की क्लास 6 की एनसीईआरटी आप देखेंगे भूगोल का, तो यहां पर आपको ये सारे के सारे चैप्टर्स वहीं पर मिल जाएंगे। यानी कि अगर आप क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो ये सारी की सारी बातें आपको वहां पर मिल जाएंगी। चैप्टर 1 में है, 2 में है, 3 में है, ये सारी की सारी बातें आपको वहां पर मिल जाएंगी। ये आपका देखिए छोटा सा एक पार्ट है भौतिक भूगोल के अंतर्गत। फिर इसके बाद देखेंगे स्थल मंडल। वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो इसको भी हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी का ही एक पार्ट मानते हैं, लेकिन यहाँ पर सेक्शन थोड़ा सा अलग कर दिया गया। और सेक्शन अलग करने के बाद अगर आप देखेंगे तो पहला चैप्टर जो आपको यहाँ पर मिलता है वो है आपका चट्टान। अब देखिए चट्टान को हम लोग कैसे भी पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है। एक बेसिक इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है रॉक्स के बारे में। इसके बाद देखिए चट्टान के बारे में, चट्टान की उत्पत्ति ओरिजिन पढ़ेंगे और टाइप पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रकार की चट्टानें होती हैं और आपकी परीक्षाओं में क्या महत्वपूर्ण होता है। आपने पेपर की एनालिसिस अगर किया होगा तो आपको निश्चित आइडिया होगा कि सवाल जो आपको पूछे जाते हैं वो ज्यादातर क्या पूछा जाता है कि चट्टानों के नाम कौन कौन से हैं, यानी कि प्रकार जब पढ़ेंगे तो प्रकार में उसके एग्जाम्पल से ही आपको सवालों के रूप में ज्यादा देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद देखिए तो ज्वालामुखी क्रिया है, ज्वालामुखी के प्रकार और इसका विश्व वितरण है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ज्वालामुखी में भी कौन कौन सा ज्वालामुखी, देखिए ये आपको निश्चित तैयार करना है। ज्वालामुखी की अवस्थिति आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि कौन सा ज्वालामुखी कहां पर है। और एक चीज इसी में आपको और भी ऐड करना है कि कौन सा ज्वालामुखी का कौन सा प्रकार है ना। तो कौन सा प्रकार है, कोई एक्टिव है, कोई इनएक्टिव है, कोई डॉर्मेंट है, तो कौन से प्रकार का ज्वालामुखी कहां पर है, यहां से आपको ये बात समझनी है। अब इसके बाद देखिए अगला चैप्टर है आपका भूकंप। भूकंप में इसकी उत्पत्ति और इसका विश्व वितरण आपको पढ़ना है। महाद्वीपों और महासागरों का वितरण आपको पढ़ना है, कौन सा महासागर कहां पर है, कौन सा महाद्वीप कहां पर है। कहने के लिए बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जब आप महासागरों को पढ़ेंगे या महाद्वीपों को पढ़ेंगे तो खास करके कौन कौन से देश से कौन कौन सा महासागर सीमा बनाता है, कौन सा सागर सीमा बनाता है, ये आपके एग्जाम में कई बार सवाल पूछे गए हैं। अक्सर आपसे कैस्पियन सागर के बारे में सवाल पूछ लिया जाता है, डेड सी के बारे में सवाल पूछ लिया जाता है कि इनकी सीमाएं कौन कौन से देशों से लगी होती हैं। तो कुछ इसी तरीके के सवाल आपको यहां से मिल जाएंगे। फिर इसके बाद देखिएगा तो पर्वत और उनके प्रकार हैं, कौन कौन से पर्वत होते हैं, पर्वत का इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, कौन कौन से पर्वत हैं, उनके प्रकार क्या क्या हैं, एग्जाम्पल और साथ में उनकी लोकेशन। इसके बाद देखिए वलित पर्वतों का विश्व के प्रमुख पठार और उनके प्रकार, मैदान एवं नदी घाटियां, ये सारे आपको पढ़ने होंगे अगले चैप्टर में। यानी कि पर्वत पढ़ना है, पठार पढ़ना है, साथ ही साथ आपको मैदान पढ़ना है और नदियों के द्वारा बनाई गई घाटियों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद देखेंगे अपर्दन एवं अपक्षय की प्रक्रिया क्या होती है, और इसमें देखिए तो केवल और केवल डेविस का अपर्दन चक्र आपसे पूछा गया है। तो डेविस का अपर्दन चक्र आपको पता होना चाहिए, क्या क्या उन्होंने नाम दिया है। और दूसरा है कि अपक्षय और अपर्दन क्या होता है। सामान्य रूप में ये कटाव होता है और इसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अपर्दन। तो अपक्षय और अपर्दन दोनों को अलग अलग भी पढ़िए और साथ ही साथ इसके क्या इंपैक्ट होते हैं, कौन कौन सी। अब इसी को थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे ना तो आपको ये भी पता हो जाएगा कि इनसे यानी कि अपक्षय और अपर्दन से कौन कौन से प्रकार की आकृतियां बनती हैं, तो उसको भी आप यहीं पर देख सकते हैं। इसके बाद नदी घाटी की निम्नीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, उसमें जो कटाव होता है। फिर देखिए जल अपर्दन द्वारा विभिन्न चरणों में निर्मित प्रमुख भू आकृतियां हैं। बेसिकली इसको देखेंगे तो ये सारे
अपक्षय और अपरदन के ही आगे के रूप होते हैं। फिर समोच्च रेखाएं और समोच्च रेखाओं द्वारा प्रमुख स्थलाकृतियों की पहचान करना। समोच्च रेखाएं क्या होती हैं इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। तो इस तरीके से मिला करके आप दूसरे सेगमेंट को कंप्लीट कर पाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं स्थल मंडल। अब इसके बाद देखेंगे तीसरे पर है आपका वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर का सेक्शन है। एटमॉस्फेयर में अगर आप देखेंगे तो पहला आपको है वायुमंडल की संरचना यानी कि कंपोजिशन या फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर को पढ़ेंगे। फॉर्मेशन को अगर देखेंगे तो यहाँ पर कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, क्या क्या यहाँ पर वायुमंडल में एक पाया जाता है, वायुमंडल की लेयर कौन कौन सी है। फिर देखिए सूर्यातप एक नया चैप्टर आपको पढ़ने को मिलता है भूगोल में, और उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आपको अक्षांश अच्छे से पता है तो निश्चित रूप से आप अक्षांश के जरिए ही बहुत सारी चीजों को कंफर्म कर सकते हैं। उसमें से एक यह सूर्यातप भी है। फिर देखिए तापमान का क्षैतिज और ऊर्ध्वाकार वितरण है, और इसके बाद देखिए तापमान की विलोमता है यानी कि टेम्परेचर इन्वर्जन। तो टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, जब आप सबसे पहले एटमॉस्फेयर को पढ़ेंगे तो उसी में आपको पता चलेगा कि ऊंचाई के साथ जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तापमान क्या होता है, घटता जाता है। लेकिन जब आप देखेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन में तो यही वाली स्थिति उल्टी हो जाती है, और इसके लिए अलग अलग कंडीशन होती है। तो कभी कभी सवाल आपसे ऐसे भी पूछे जाते हैं कि टेम्परेचर इन्वर्जन किस प्रकार की घटना होती है, किस तरीके की चीजें यहां पर चलती हैं। इसके बाद देखेंगे तो वायु दाब पेटियां हैं यानी कि टेम्परेचर की एटमॉस्फेयर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो वायु दाब की पेटियां एयर प्रेशर बेल्ट होता है। फिर यहाँ पर सनातन पौने जो कि हमेशा चलती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण होगा आपका यहाँ पर स्थानीय पौने। कौन सी स्थानीय पवन कहां पर प्रवाहित होती है, और उस स्थानीय पवन की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, ये आपको यहाँ पर अच्छे सवाल मिलते हैं। फिर वर्षण की प्रक्रिया है, वर्षा है, पाला कोहरा कुहासा इत्यादि है, ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। थोड़ा सा वर्षा पे आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन से प्रकार की वर्षा कहाँ पर ज्यादा होती है। फिर संवहनिक, धरातली और चक्रवातीय वर्षा है, तो वर्षा में ही आपको इसको भी कंप्लीट कर लेना है। और विश्व के जलवायु प्रदेश ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, कौन कौन से प्रदेश में, कौन कौन से देश में, कौन कौन से रीजन में किस प्रकार की वर्षा होती है, ये आपके लिए यहाँ पर ध्यान की देना जरूरी है। और कौन कौन से जलवायु प्रदेश होते हैं ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद देखेंगे जो अगला सेक्शन आपका है वो है जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर इसको कहते हैं। यहां पर देखेंगे तो पहला पॉइंट आपको है महासागरों का उच्चावच यानी कि जो रिलीफ्स ऑफ ओशियन है, ये आपको पढ़ना होता है। तो महासागरों के उच्चावच की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे आप देखते हैं महाद्वीपीय मग्न तट होता है, मग्न ढाल होता है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ना कि कौन कौन से महासागर में, खास करके अगर आप मान लीजिए लिखने के लिए वाले एग्जाम में आप बैठते हैं मेंस वगैरह में, तो यहाँ पर ये काफी महत्वपूर्ण होता है। इनका वितरण आपको पढ़ना है। वितरण पढ़ने के साथ साथ में जैसे कि इसमें जितने भी हैं इसको पढ़िए, साथ ही साथ इनका वितरण पढ़िए, और वितरण में अलग अलग महासागरों में इनकी क्या अवस्थिति है। अलग अलग महासागरों में अगर आप पढ़ रहे हैं कि इनको, जैसे महाद्वीपीय मग्न तट सबसे ज्यादा किस महासागर में पाया जाता है, या ओवरऑल कहां पर पाया जाता है, तो ऐसे सवाल आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे तो महासागरीय तापमान यानी कि ओशनिक टेम्परेचर आपको देखना है। और इसके बाद देखिए ये है सैलिनिटी यानी कि लवणता। लवणता से आपको बहुत बार सवाल पूछे गए हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। फिर इसके बाद देखेंगे महासागरीय धाराएं, उत्पत्ति, प्रवाह, दिशा एवं जलवायुविक प्रभाव। जब आप ओशनिक करंट की बात करते हैं तो महासागरीय जलधाराएं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, ओशनिक करंट। और यहां से इसके अलग अलग आयाम आपको पढ़ने होते हैं कि कोई महासागरीय जलधारा क्यों उत्पन्न हो रही है, उसका नॉमिनेशन कैसे किया गया है, कहां कहां से होकर प्रवाहित होती है, और जिन क्षेत्रों में होकर प्रवाहित होती है क्या उस पर इंपैक्ट डालती है, वहां के क्लाइमेट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी बातें आपको महासागरीय धाराएं, उत्पत्ति, प्रवाह, दिशा और उसका जलवायु प्रभाव, यानी कि कोई भी अगर आप जलधारा पढ़ने चल रहे हैं तो इतनी सारी बातें उस जलधारा के बारे में आपको जानना है। इससे ज्यादा आपको जानने की आवश्यकता भी नहीं है। फिर इसके बाद देखिए ज्वार भाटा की प्रक्रियाएं क्या है और उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं। ज्यादातर ये जो पॉइंट दिया गया है ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो खास करके यह मुख्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ज्वार भाटा के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि ज्वार भाटा की घटना क्यों घटित होती है और इसके पीछे क्या कारण होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आमतौर बहुत स्पेशल नहीं जाना है, सिर्फ इतना समझना है कि कोई भी ज्वार भाटा से संबंधित, उसकी उत्पत्ति से संबंधित कोई सिद्धांत है तो उसको कौन दिया है, ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है।
इसके बाद देखिए अगला सेक्शन जो आपका है वो जैव मंडल है। जैव मंडल यानी कि पर्यावरण अध्ययन, आप सामान्य भाषा में इसको कह सकते हैं। और यहां से अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर सवाल केवल आपको सिर्फ ये वाले होते हैं कि आखिर जितने भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं या राष्ट्रीय पार्क हैं वो कहां पर हैं और उनकी क्या प्रमुख विशेषता है। साथ ही साथ ये भी आपको ध्यान में रखना है कि पर्टिकुलर उस नेशनल पार्क में या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में कौन से जीव जंतु मुख्य रूप से वहां पर रहते हैं। इतना ही आपको जानना है। संरचना है वनस्पति के प्रकार और विश्व वितरण और संबंधित वन्य जंतु भाग। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है, एक तो आपको नेशनल पार्क वगैरह पूरा ये समझना है। दूसरा यहाँ पर देखिए एक पॉइंट दिया गया है वनस्पति के प्रकार, तो कौन कौन सी वनस्पति होती है ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला है देखिए आपका मानव भूगोल। अब मानव भूगोल जो होता है, आपने देखा होगा कि टीजीटी के एग्जाम के लिए और पीजीटी के एग्जाम के लिए यह काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहां से कई बार सवाल ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं जिसको आपने नहीं देखा होगा। अब यहाँ पर देखिए मानव पर्यावरण अंतर संबंध, यानी कि मानव और पर्यावरण का आपस में क्या संबंध है, ये बातें सैद्धांतिक रूप में विवेचन इसमें किसका पढ़ना है, रेडजल का पढ़ना है, डेविस का पढ़ना है, कुमारी सैंपल का पढ़ना है। इसके बाद हटिंगटन का पढ़ना है, डी लॉब्लास का पढ़ना है, इसके बाद ब्रूंस का पढ़ना है और टेलर का पढ़ना है। इतने ही आपको जो भूगोल शास्त्र के वेत्ता हैं इनके बारे में पढ़ना है, बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। रेडजल है, डेविस है, कुमारी सैंपल है, हटिंगटन है, लाब्लास है, ब्रूंस है और टेलर है। इनके मत में विश्व में जनसंख्या वृद्धि और वितरण का विवेचन पढ़ना है। मानव की इन्होंने क्या क्या प्रजातियां बतलाई हैं, विश्व की प्रमुख मानव प्रजातियां कौन कौन सी हैं, यहां से सवाल आपको अक्सर मिलते हैं। साथ ही साथ में आपको देखिए इसको भी आपको डिस्क्राइब कर दिया गया है, कार्टेशियस के बारे में पढ़ना है, मंगोलाइड के लक्षणात्मक भेद और वितरण के बारे में पढ़ना है। फिर विश्व की आदिम जातियां कौन कौन सी हैं ये आपको पढ़ना है। इनसे संबंधित निवास से अंतर संबंध, इसमें बुशमैन है, एस्किमो है, खिरगिज है, मसाई है और इसके बाद सेमांग है। ये 5 प्रकार की आपको जातियों के बारे में दिया गया है, इसी पर आपको ज्यादा फोकस करना है। इसके अलावा अगर आपको जनजातियां मिल रही हैं तो थोड़ा बहुत आप उस पर नजर बनाए रखिए, लेकिन जो यहाँ पर स्पेशली दिया गया है उनके बारे में आपको चीजें बहुत अच्छे से कंफर्म होनी चाहिए। अब इसके बाद हम लोग अगर अगले सेक्शन में पढ़ेंगे तो मानव अधिवास होता है, और मानव अधिवास भी आपका किस में आएगा, तो मानव भूगोल के अंतर्गत ही इसको शामिल करेंगे। यहां पर देखिए क्या क्या दिया गया है, तो प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों में ग्रामीण अधिवास। देखिए अधिवास के अलग अलग टाइप होते हैं, है ना, गांवों का जो बसाव होता है या शहरों का जो बसाव होता है, तो अधिवास यानी कि बसाव के अलग अलग प्रक्रिया होती है, बस्ती के बसने का अलग अलग तरीका होता है, तो वो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों में ग्रामीण अधिवास के स्वरूप और पर्यावरण से संबंध, विश्व के प्रमुख विराट नगर अवस्थिति और उनका महत्व, ये सारे पॉइंट आपको पढ़ने होते हैं मानव अधिवास के अंतर्गत। फिर इसके बाद देखेंगे तो अगला सेक्शन हमारा आ जाता है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल को अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से अगर बहुत अच्छे तरीके से आप पेपर की एनालिसिस किए होंगे तो आपको ये पता होगा कि ये मुख्य रूप से किसका होता है, ये आपका हो जाता है मुख्यतः करंट डेटा पर आधारित, जो आपके आर्थिक भूगोल में यानी कि कौन कौन सी फसलें हैं या खनिज हैं या ऊर्जा के अलग अलग संसाधन हैं, तो इनका करंट में वैल्यूएशन क्या है, कहां पर ज्यादा प्रोडक्शन होता है, कहां पर ज्यादा इनका गोडाउन है, तो ये सारे सवाल आपको यहां से मिलते हैं। एक बार नजर आप बनाइए। विश्व की प्रमुख फसलों का देखिए, जो प्रमुख फसलें हैं उनका भौगोलिक विवेचन, और इसमें देखिए एक है चावल, गेहूं, कपास, इसके बाद देखिए गन्ना है, चुकंदर है, चाय है, कहवा है, रबर है। विश्व में मत्स्य आहरण, वन दोहन और दुग्ध उत्पादन, प्रमुख ऊर्जा और खनिज संसाधन, इसमें क्या है, कोयला है, पेट्रोलियम है, लौह अयस्क है, मैग्नीज है, बॉक्साइड है, तांबा है। विश्व में प्रमुख उद्योगों की अवस्थिति के कारक और वितरण, लौह इस्पात है, सूती वस्त्र है, कृत्रिम वस्त्र है, कागज है, तेल शोधन। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य, किंकी, रूर, यूक्रेन, कैंटन। कहने का मतलब ये है कि पूरे आर्थिक भूगोल में आपको पढ़ना है कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं। प्रमुख फसलों में ध्यान रखिएगा, जैसे भौगोलिक कंडीशन क्या होती है किसी भी फसल के लिए, तो वो आप बेसिकली जानते हैं, लेकिन कौन सी फसल कहां पर ज्यादा हुई है ये आपको ध्यान में रखना है करंट डेटा के अकॉर्डिंग। इसके बाद कौन कौन से खनिज संसाधन हैं, तो आमतौर पर आपको ये मालूम होगा कि कहां पर कौन सा खनिज संसाधन मिलता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा कि इसका करंट डेटा क्या है, यानी कि कोयले का उत्पादन सबसे ज्यादा विश्व में कहां होता है, कोयले का सबसे ज्यादा भंडारण विश्व में कहां है, कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में है, कोयले का सबसे ज्यादा भंडारण किस प्रदेश में है।
तो ये आपको ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और पेपर की एनालिसिस अगर आपने किया होगा तो निश्चित आपको ये आइडिया होगा कि इसमें से जो सवाल पूछे जाते हैं वो कुछ इसी तरीके से आपको पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए आर्थिक भूगोल के बाद आपका हो जाता है फिर भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो पहला पॉइंट पढ़ना होता है वो होता है भारत का विस्तार, यानी कि सामान्य परिचय है और अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, इससे संबंधित भू समस्याएं। इसी में है आपका हिंद महासागर और उसका आर्थिक महत्व और सामाजिक महत्व। ये सारे आपके किस में आते हैं, ये आपने सामान्य परिचय के अंतर्गत पढ़ा होगा और ये सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं वो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। मैं आपको वो भी एक वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर आपको किस एनसीईआरटी की क्लास में मिलेगा। तो क्लास 9th में आप देखेंगे तो ये मिल जाएगा। फिर देखिए धरातलीय स्वरूप है, जल प्रवाह यानी कि नदियों के बारे में, मानसून की उत्पत्ति है, इसकी विशेषता है, जलवायु के प्रदेश है, मिट्टी कौन कौन सी पाई जाती है, उनका जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति से अंतर संबंध क्या होता है। दोस्तों जब आप पढ़ते हैं कि कौन सी मिट्टी कहां पर होती है तो मिट्टी की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि उस क्षेत्र में कौन से प्रकार की फसल होगी या कौन सी प्रकार की वनस्पति होगी। तो मिट्टी और जलवायु दो चीजें अगर आप पढ़ लेते हैं, मृदा और जलवायु, ये दो पॉइंट अगर आप अच्छे से पढ़ लें तो इसी के आधार पर आप बता सकते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सी वनस्पति होगी और किस क्षेत्र में किस प्रकार की फसल होगी। इसके बाद देखिए निर्वनीकरण है, बाढ़ और मिट्टी की अपरदन की समस्याएं हैं और उनके समाधान हैं। तो ये सारे चैप्टर आपको भारत के भूगोल में, लेकिन मुख्य तौर पर भारत का सामान्य परिचय, धरातलीय स्वरूप इसका कैसा है, फिर इसके बाद यहाँ पर वनस्पति कैसी है, मिट्टी कैसी है, एग्रीकल्चर कैसा है, इसका निर्वनीकरण कैसे होता है, ये सब सामान्य बातें। फिर यहाँ पर देखेंगे तो कृषि से संबंधित है और कृषि से संबंधित अगर आप देखेंगे कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं तो कृषि में आपको पढ़ना है खाद्यान्न उत्पादन प्रगति और समस्याएं। देखिए हरित क्रांति के बारे में आपको पढ़ना है, श्वेत क्रांति के बारे में और नीली क्रांति के बारे में। अब प्रमुख फसलों की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर प्रमुख फसलों के बारे में भी बताया गया, चावल, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन, चाय, इन सभी के भौगोलिक वितरण के बारे में पढ़ना है, उत्पादन प्रवृत्ति के बारे में पढ़ना है आपको। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो खनिज संसाधन और उनके दोहन से जुड़ी समस्याएं, ऊर्जा संकट और उसका समाधान, कोयला और खनिज तेल का भौगोलिक विराट स्वरूप कितना है और उसका उत्पादन कितना है, ऊर्जा के वैकल्पिक सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं और उनसे जुड़ी हुई पर्यावरणीय समस्याएं, वस्त्र निर्माण उद्योग। अब देखिए कौन कौन से इंडस्ट्री आपको भारत के भूगोल में पढ़नी है तो लोहा है, इस्पात है, वस्त्र, चीनी, कागज उद्योग है, फिर इसके बाद सीमेंट है, एल्यूमिनियम उद्योग है, इन सब की अवस्थिति क्या है, इनका वितरण क्या है, प्रतिरूपण क्या है, ये सारी बातें आपको इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है। जनसंख्या पर आएंगे तो जनसंख्या का जो 2011 का आंकड़ा है वो आपको पूरी तरीके से कंफर्म होना चाहिए और इसके बाद में परिवहन के संसाधन कौन कौन से हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको टीजीटी भूगोल विषय के अंतर्गत आपको पढ़ना है। टीजीटी और पीजीटी में कमोबेश यही है, थोड़ा बहुत इसमें एक्सटेंड हो सकता है पीजीटी वाले एग्जाम के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब क्या पढ़ना है, सिलेबस जो है वो आपके कमीशन के अकॉर्डिंग हमने बात किया है, उसको थोड़ा सा आपको सरल करने की भी कोशिश किया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें अब आपको समझ में आ गई होंगी, अच्छे तरीके से चीजों को आप तैयार कर सकते हैं। इसके साथ में एक आपके लिए और सूचना भी है कि राजनीति विज्ञान का क्रैश कोर्स आपका ऑनलाइन मोड में स्टार्ट हो चुका है। 17 दिसंबर से आपकी क्लास शुरू होंगी। तो अगर आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना है, राजनीति विज्ञान में बेहतर तरीके से आपको चीजों को तैयार करना है, तो आप हमको यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो नंबर आपको स्क्रोल पर भी दिया गया होगा और इसके साथ में आपको अगर कोई अन्य जानकारी चाहिए तो 9335 45 11 41 ये नंबर है, इस पर आप कॉल करके राजनीति विज्ञान के क्रैश कोर्स के बारे में कोई भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। अगली वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।